नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज फिर से हम एक नया खबर लेकर के आए हैं और इस लेटर पे जो लेटर संख्या 1020 है, इस पर कुछ हम चर्चा करेंगे। जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से संविदा कर्मी होते हैं, जो आउटसोर्स किसी एजेंसी के द्वारा बहाल करके और जो कर्मी काम करते हैं, उनके लिए क्या कहा गया है बिहार सरकार के द्वारा, उस बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे इस लेटर के माध्यम से। दोस्तों ये देख सकते हैं, जो स्पष्ट ये लिखा हुआ है, बिहार सरकार श्रम संसाधन विभाग के द्वारा आया है लेटर। जो लेटर संख्या है आपको 1020 लेटर संख्या के द्वारा। प्रेषक हैं डॉक्टर बी राजेंद्र, प्रधान सचिव श्रम संसाधन विभाग के हैं, प्रधान सचिव हैं ये। और इन्होंने लेटर जारी किया है सभी अपर मुख्य सचिव को, प्रधान सचिव, सभी विभाग एवं बिहार पटना सभी विभाग। यानी कि यहाँ पर गौर कीजिएगा दोस्तों, यानी कि अब जो जितने विभाग में आउटसोर्सिंग के अनुबंध पर एजेंसी के द्वारा जो काम कर रहे हैं, जितने भी हम लोग काम कर रहे हैं, या तो इंस्ट्रक्टर हो या स्वास्थ्य विभाग में हो या जिस भी विभाग में हो, नल जल योजना में हो या फिर जो भी विभाग में हो, वो विभाग में यदि कोई भी कर्मी आउटसोर्स के द्वारा काम कर रहे हो या फिर एजेंसी के द्वारा वो कनेक्ट पर काम कर रहे हो, संवेदक तथा कार्य देने वाले नियोजक द्वारा अनुपालनीय श्रम कानून के मुख्य प्रावधान, कुछ प्रावधान दिया गया है। जो कि आपको हम बता दें, 21 फरवरी 2024 को ये लेटर दिया गया, पटना से रिलीज हुआ है। 21 फरवरी 2024 को ये लेटर जारी किया गया है, उस दिन से ये लागू होगा दोस्तों। तो दोस्तों चलिए हम वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आज कुछ बात करेंगे इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि वर्तमान समय में सरकार के कई बोर्ड, आयोग के आदि द्वारा बड़ी संख्या में आउटसोर्सिंग एजेंसी के संवेदकों के माध्यम से श्रमिकों से कार्य लिया जा रहा है। एकदम परफेक्ट है दोस्तों। विभिन्न श्रम संगठनों द्वारा कई बार विभाग के संज्ञान में लाया जाता है कि इन आउटसोर्सिंग एजेंसी संवेदकों द्वारा श्रम कानून का समुचित ढंग से अनुपालन नहीं किया जा रहा है। साथ ही प्रावधान नियोजकों द्वारा भी किसी इसकी निगरानी नहीं की जा रही है। उक्त समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सभी नियोजक एवं आउटसोर्सिंग एजेंसी संवेदकों द्वारा अनुपालनीय प्रमुख कानूनों को संहिता विवरणी निम्न प्रकार है। कुछ विवरण दिया गया है, कुछ आपको मापदंड दिया गया है। इस मापदंड को अब सभी संवेदक को, सभी संगठन को, सभी जितने एजेंसी हैं, जिस एजेंसी के माध्यम से आप काम कर रहे हैं, उन सभी को अब यह नियम लागू करना होगा दोस्तों। ये न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो है 1948 के तहत न्यूनतम मजदूरी दर श्रमिकों को कार्य कुशलता, योग्यता के आधार पर कुशल, अकुशल, अर्धकुशल, अति कुशल के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा कामगारों को उनके कोटि के अनुसार न्यूनतम मजदूरी भुगतान करने के संबंध में बताया गया है। यानी कि दोस्तों जो कुशल हैं, जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, जो न्यू है, उन सभी को उसके अनुसार से कैटेगरी वाइज बांट करके उनके जो सैलरी प्रोसेस है, मानदेय प्रोसेस है, उस प्रोसेस को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है और उनको उस हिसाब से उनको पैसा मिलना चाहिए, ऐसा सरकार का प्रावधान है। देखिए दूसरा चीज़ में क्या लिख रहे हैं, न्यूनतम मजदूरी दर में प्रत्येक 6 माह पर परिवर्तनशील महंगाई भत्ता जोड़कर प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल एवं 1 अक्टूबर को नया न्यूनतम मजदूरी दर प्रकाशित किया जाता है। न्यूनतम मजदूरी के आयतन दर को विभागीय वेबसाइट, इतना जो स्टेट बिहार सरकार का जो वेबसाइट है लेबर डिपार्टमेंट का, उस नोटिफिकेशन सेक्शन में जाकर प्रतिक्रिया देखी जा सकती है। देखिए दोस्तों, और दूसरा चीज़ जो है, कोई भी मैन पावर से संबंधित निविदा जिसमें सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम दर पर संवेदक मैन पावर उपलब्ध करने का कोटेशन देता है तो अमान्य होगा। दोस्तों यहाँ पर स्पष्ट इन्होंने कर दिया है, जो भी मैन पावर संबंधित निविदा, अगर कोई भी संवेदक जो होते हैं, जो ठेकेदार होते हैं, जो एजेंसी होता है, वो कोटेशन पहले देता है, जो मैं आपको इतने काम में, इतने कम रुपए में आपको मैं काम करके दूंगा। अब जो है, अब क्या हो गया है, जो भी मैन पावर सप्लाई करने वाले हैं, यदि वो कम का कोटेशन देते हैं, जो सरकार का मापदंड है, उस मापदंड से अगर कम का कोटेशन वो देते हैं गवर्नमेंट को, जो मैं इतना में काम करके दे दूंगा, तो उसी समय उसका जो क्या होगा, वो कैंसिल हो जाएगा। दूसरा चीज़ है क्या दोस्तों, यहाँ पर देखिए
अगर कोई भी ओवर टाइम छोड़ करके 9 घंटे तक कार्य लिया जा सकता है, उनको 9 घंटे से ज़्यादा उनसे काम नहीं लिया जाएगा। यदि उनसे लिया जा रहा है तो उनको ओवर टाइम दिया जाएगा। और भी ओवर टाइम कितना होना चाहिए? अधिकतम 50 घंटे तक का ओवर टाइम किया जा सकता है। ओवर टाइम मजदूरी दर सामान्य दर से दुगुना होगा। यदि वो ओवर टाइम करते हैं, यदि उनका सामान्य दर 200 रुपया है तो ओवर टाइम उसका 400 रुपया होना चाहिए, यानी कि 2 गुना होना चाहिए। उसका भुगतान वो 2 गुना करेंगे। आउटसोर्सिंग पर कार्यरत सभी कर्मचारी को नियम अनुसार ESI, EPF का लाभ 100% देना है, किसी भी हाल में देना है, जिसमें उनका मजदूरी का 0.75% और कर्मचारियों की मजदूरी 3.25 निर्धारित किया गया है, जिसमें कामगार का अंशदान जो है 12% होगा, नियोजन अंशदान जो है 13% होगा। ठेका श्रम अनुमोदन अधिनियम 1970 के अनुसार किसी भी संवेदक को कार्य देने के पूर्व प्रधान नियोजक प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को अपने स्थापना का पंजीकरण रजिस्टर, ये तो सभी जानते हैं जो रजिस्टर्ड होना ही चाहिए, ये मापदंड पहले से भी है, उसको लागू करना ही होगा। और दूसरा चीज़ हमारा जो बनाने का था, कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं, जो भी एजेंसी होते हैं, वो एजेंसी सब क्या करते हैं, जो गवर्नमेंट से लेते हैं कुछ और एम्प्लॉय को देते हैं कुछ, उनका मजबूरी का फ़ायदा उठाना शुरू कर देते हैं दोस्तों। तो इसी संबंध में जो है सरकार ने इसको मद्देनजर रखते हुए इस चीज़ को लागू करने का काम किया है। देखिए यहाँ पर लिखा, ठेका श्रम अधिनियम जो है 1970 के तहत कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन 1970 के धारा 121 के अनुसार ठेकेदार जिसने ठेका को श्रमिक नियोजित किया है, प्रत्येक श्रमिक को 100 समय मजदूरी भुगतान के लिए जिम्मेवार होगा। प्रत्येक प्रधान नियोजक ठेकेदार द्वारा मजदूरी के वितरण के समय उपस्थित होने के लिए अपने द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि का नामित करेगा। वह नामित प्रतिनिधि मजदूरी के रूप में भुगतान की गई राशि को प्रमाणित करेगा। दोस्तों देखिए, अभी जो बहुत सारे लोग मजबूरन किसी एजेंसी के माध्यम से चले तो जाते हैं, वो काम भी करना शुरू कर देते हैं, लेकिन होता क्या है 3 महीना 4 महीना 5 महीना वो काम करते हैं, लेकिन उनका पेमेंट आता ही नहीं। जैसा कि अभी भी देख रहे हैं, हाल ही का जो हम लोग इंस्ट्रक्टर लोग काम कर रहे हैं, इंस्ट्रक्टर लोग 4-5-6 महीने से काम कर रहे हैं, लेकिन उनका मजदूरी अभी तक मिला नहीं। ये कहाँ का नाइंसाफ़ी है? पूरा नाइंसाफ़ी ही है कोई भी। इसीलिए अगर इस तरह का अगर हो जाए, इसको कर दिया जाए, तो अगर उसका FIR हो, किसी तरह का लोग उस पर उतरे, तो ये आराम से वो ठेकेदार वो एजेंसी को समस्या उत्पन्न हो सकती है। दोस्तों इसके बाद क्या है, वित्त विभाग के संकल्प संख्या 4/6/2023 2988 में पटना दिनांक 23/3/2023 के ज्ञापक संख्या 6/2023 8194 में अनुसार आउटसोर्सिंग के माध्यम से मानव बल की सेवा प्राप्त करने होती विभागों द्वारा निम्न बातों का अनिवार्य रूप से किया जाना है। जो 2023 में जो नियम निकला था उसके हिसाब से मानव बल की सेवा प्राप्त करने हेतु सेवा शुल्क सर्विस चार्ज 3.85% 3% लाभ 8% संघ विहार शुल्क के रूप में अधिकतम 7% संघ विहार शुल्क सहित होगी। चयनित एजेंसी द्वारा सेवा प्रदान कर रहे मानव बल को प्रति माह परिश्रमिक के भुगतान श्रम में श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार द्वारा अधिसूचना न्यूनतम परिश्रमिक के प्रावधानों के अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। इसके साथ ही परिश्रमिक को भुगतान मानव बल के आधार पर संबद्ध बैंक खाता में RTGS के माध्यम से प्रक्रिया किया जाएगा। यह भुगतान सेवा प्राप्त कर रहे प्राधिकार आउटसोर्सिंग एजेंसी की राशि विमुक्त के तिथि के 3 कार्य दिवस के अंदर संबंधित एजेंसी के द्वारा किया जाएगा। समझ रहे हैं दोस्तों क्या कह रहा है? देखिए सरकार तो बहुत अच्छे नियम करती है, लेकिन यहाँ जो एजेंसियाँ हैं उस चीज़ को पालन नहीं करते। बहुत सारे एजेंसी, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ जो सभी नहीं करते, बहुत ऐसे एजेंसी हैं जो नहीं करते हैं, जिससे जो मजबूरन जो मानव काम कर रहे होते हैं, जो एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं, उनके साथ ये समस्या उत्पन्न हो ही जाती है। दोस्तों देखिए क्या कर रहा है, संबंधित कार्यालय पदाधिकारी द्वारा आउटसोर्सिंग एजेंसी को प्रत्येक माह की 5वीं तारीख तक प्राप्त विपत्र आलोक में राशि भुगतान किया जाना होगा। साथ ही सभी वैधानिक कटौती की राशि समय संबंधित पदाधिकारी तथा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कर्मचारी बीमा निगम आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा जमा करना होगा। इसका मतलब ये है दोस्तों, जितने भी एम्प्लॉय कर रहे होते हैं काम, सभी को महीने के 5 तारीख को आ जाना चाहिए सैलरी, और साथ ही साथ EPF और ESI का जो राशि होता है वो कटौती जो भी इसके अंदर ही, इस डेट के अंदर ही जमा हो जाना चाहिए।
ऐसा सरकार का नियम है। आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा कर्मियों को मानव बल के मासिक पारिश्रमिक भुगतान के संबंध में साक्ष्य अगले माह के विपत्र के साथ उपलब्ध कराना जाना आवश्यक है। यानी कि वो जो जितने लेटर होंगे, जमा करने का रसीद होगा, रिसिप्ट होगा, सभी वो गवर्नमेंट को जमा करेंगे साक्ष्य के रूप में, प्रूफ के रूप में। त्रैमासिक प्रतिवेदन आउटसोर्सिंग द्वारा सेवा प्राप्त कर विभाग प्रदान को देना आवश्यक होगा। यानी कि क्वार्टरली जो भी होगा, क्वार्टरली रिपोर्ट उनको देना होगा। साथ में देखिए जीएसटी देयकर्ता सेवा प्रदाता एजेंसी किए जाने वाले कुल भुगतान ईपीएफ ईएसआई योग पर होगी। स्पष्ट है यहाँ पर। उसके बाद क्या लिख रहा है यहाँ पर दोस्तों, देख लीजिए। सेवा शुल्क, सर्विस चार्ज, जीएसटी को छोड़कर सभी को कंट्रीब्यूशन ईपीएफ ईएसआई सभी का जोड़ करके वो काउंट करेंगे। ठीक है, देख लीजिए थोड़ा उसका आप देख लीजिए। 1/1/2024 अकुशल कामगार जो अनट्रेंड है उनको जो है 395 रुपया, ईएसआई 12 रुपया 12.84 कटेगा, ईपीएफ 51.35 कटेगा और उसके बाद 429 यानी कि टोटल 429 हो जाता है। इसका जो है एम्प्लॉय को 429 रुपया देना है। टोटल अगर सभी चीज़ को जोड़ करके देखा जाए तो कुल योग इनका 525 रुपया बनता है। 525 रुपया पर डे का बनता है, यानी कि प्रतिदिन 525 रुपया। अगर उनको बोनस मिलना है कंपनी के तरफ से, एजेंसी के मदद से, उनको बोनस भी देना उचित है। अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको बोनस भी मिलना चाहिए। ये भी बोला जाता है जो जितने भी एजेंसी है सभी को बोनस भी देना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि न्यूनतम मजदूरी दर वर्ष में 2 बार परिवर्तित होती है, अतः निविदा में न्यूनतम मजदूरी अनुरूप मजदूरी भुगतान शर्त शामिल होना चाहिए। जो भी कॉन्ट्रैक्ट अगर साइन करते हैं जो भी एजेंसी, उसमें उसका जो सैलरी, ऐसा नहीं जो 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो 5 साल तक सेम सैलरी होना चाहिए, ऐसा नहीं है दोस्तों। यदि उनको साल में 2 बार उनको इंक्रीज करना होगा, ऐसा उसको प्रावधान है, सरकारी प्रावधान है, गवर्नमेंट ऐसा बोलती है। इसके अलावा अन्य श्रम अधिनियम, बोनस भुगतान अधिनियम, उत्पादन भुगतान अधिनियम, बाल किशोर श्रम, ये सब हमारे चीज़ की बात नहीं है दोस्तों। उसके बाद क्या बोलता है, और सभी प्रावधान सारांश के रूप में उल्लिखित किए जितने भी इसमें बोला गया है वो सभी को गवर्नमेंट के द्वारा मान्य है। ये चीज़ आप सभी को जागरूक होना चाहिए, सभी एम्प्लॉय को जागरूक होना चाहिए, अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। अगर ऐसा कोई भी एजेंसी नहीं करता है, आप वहाँ पर मजबूरन कर रहे हैं, आपके साथ समस्या है, तो आप गवर्नमेंट से शिकायत कर सकते हैं। इसका शिकायत करने के बाद आपको वो जो भी जहाँ भी इसका प्रोसेस होगा वो प्रोसेस के साथ आपको हेल्प किया जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर डॉक्टर बी राजेंद्रन प्रधान सचिव जो अभी हमारे श्रम संसाधन विभाग के हैं, उनका सिग्नेचर भी किया गया है। और ये लेटर जो जब विधानसभा चल रही थी उस समय ही जारी किया गया था। लेटर में उस समय ही बताया गया था। और क्योंकि बहुत सारे आउटसोर्सिंग एजेंसी के द्वारा अभी मानव बेल प्रदान किया जा रहा है, लगभग कोर्ट में देख लीजिए, या फिर आप रेलवे में देख लीजिए, या फिर आप स्वास्थ्य विभाग में देख लीजिए, शिक्षा विभाग में देख लीजिए, सभी जगह आउटसोर्सिंग काम कर रहे हैं और वो शोषण का शिकार हो रहे हैं, सब शोषित हो रहे हैं। उनको कम मानदेय मिलता है जितना उनको मिलना चाहिए था दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम आशा करते हैं जो आप हमारे वीडियो में अच्छे से बने होंगे, शुरू से लास्ट तक देखे होंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप उन सभी मानव बल के पास, यानी कि उन सभी एम्प्लॉय के पास भेजिए, उन सभी आउटसोर्सिंग के तहत जो किसी न किसी एजेंसी के माध्यम से काम कॉन्ट्रैक्ट बेस पर कर रहे हैं, उन सभी को भेजिए ताकि उनको समझ में आए और अपने हक की लड़ाई लड़ने में वो पीछे ना हो। जानकारी होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और चलिए इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। और यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, इस तरह का वीडियो हम लाते रहते हैं। चलिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।